नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ और नियर वंस के साथ, सगे संबंधियों के साथ उसको शेयर करते रहिए, जिससे मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्रोथ कर सके। अभी हाल ही में हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम मंथली करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आपने अगर अभी तक उसको नहीं देखा, आप जाकर देखिए, क्योंकि जल्दी उसके अगले महीने की करंट अफेयर को अपलोड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आज के प्रमुख करंट अफेयर, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस एनालिसिस अर्थात विश्लेषण। उससे पहले आप जो फिगर देख रहे हैं सब्जियों वाला, इसको लगाने का उद्देश्य ये था कि अभी हाल ही में केरल हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सब्जियों पर भी एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जारी किया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आए किस राज्य ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब्जियों पे किया हुआ है, तो ये किया हुआ है केरल ने। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं प्रमुख करंट अफेयर। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को निरस्त करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने में केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में शामिल हो गया है, क्योंकि केरल और पश्चिम बंगाल इसको पहले से इसका विरोध कर रहे थे सीएए का। अगर इसका कारण देखा जाए तो तमिलनाडु के हिसाब से उनका ये कहना है कि कानून हमारे संविधान में जितना भी निर्धारित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। सीए में जो भी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कही गई है, क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है और ये भारत में प्रचलित सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए। अमेरिका और जर्मनी ने ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए जल्द लौटने का दबाव बढ़ा दिया है। इसलिए अमेरिका और जर्मनी ने ईरान को अब चाह रहा है कि ईरान आए, उससे परमाणु कार्यक्रम के लिए उन पर बातचीत करे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी की जो फसलें हैं उनके लिए 2022-23 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह किसानों के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगा और उन्हें विभिन्न प्रकार की फसलों की बुवाई के लिए भी प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि उनके मूल्य पहले निर्धारित होंगे, उन्हें कितना उसका रुपया मिलेगा। झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक 2021, इसको इन्होंने पारित किया है, जिससे क्या होगा, राज्य विधानसभा द्वारा इसको पारित किया गया है। यह निजी क्षेत्र यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है उनमें नौकरियों में जो स्थानीय लोग हैं उनको 40,000 रुपए तक के मासिक वेतन के लिए 75% आरक्षण प्रदान करता है। एक बार अगर असूचित हो जाने के बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। तो जो अपने स्थानीय लोगों के लिए अगर रोजगार के आरक्षण की बात की जाए तो झारखंड से पहले आंध्र प्रदेश और हरियाणा ऐसा कर चुके हैं। अब तीसरा नंबर किसका आ रहा है? तीसरा आ रहा है झारखंड का। नाम याद रखिए, पहले किया है आंध्र प्रदेश ने, फिर किया हरियाणा ने, अब कर रहा है झारखंड। असम सरकार ने 2030 तक जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले वाहनों को एक सीक्वेंस तरीके से समाप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति ईवीएम नीति का अनावरण कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं उनका डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जिसका लिंक जीएस पेपर 2 से है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में देखेंगे। सीएए इसको इंग्लिश में बोला जाता है, अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कभी संसद या राज्य विधानमंडल की संरचना, कामकाज, उसके व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार, और जब उन्होंने विशेषाधिकार अपने यूज किए उनसे कौन से मुद्दे उत्पन्न हो गए, उन्हीं मुद्दों से लिंक्ड है सीएए। और इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्ष कानून नहीं माना जा रहा है। आपको बता दें, जब नागरिकता कानून यहाँ पे बनाया था उस पर जो लगभग रेड इलाके दिखाए जा रहे हैं, इन पे राज्यों में बवाल कट गया था। 11 दिसंबर 2019 को इसमें सदन की लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से इसको नागरिकता कानून पास किया गया। तो 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये नागरिकता संशोधन बिल कानून बन चुका था और 19 दिसंबर 2019 को लेफ्ट के देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। यहाँ कई राज्यों में हिंसा हुई, इसका इन्होंने विरोध भी किया। आइए देखते हैं इसके बैकग्राउंड में, देखते हैं आखिर है क्या। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम की अगर बात की जाए तो इसको 2019 में, जैसा मैंने आपको बता दिया है, सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया और यह 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। उसके बाद ये इसमें पहले जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसको 1955 बनाया गया था उसमें इसमें संशोधन किया इसने। इसमें था क्या कि नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर बात की जाए तो इसमें क्या था कि आपको नागरिकता हासिल करने के लिए कुछ तरीके क्या थे। अगर आप जन्म से भारतीय हैं, वंश से भारतीय हैं, या फिर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आपने देशीकरण कर रखा है, या भारत ने किसी भी क्षेत्र को इसमें शामिल कर लिया है, जैसे सिक्किम को हमने शामिल किया था, तो इसमें जो लोग आ रहे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 आधारों पर तो आपको नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी। लेकिन सीए में क्या किया गया है, अब सीए का उद्देश्य ये था कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उस देश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को अब भारतीय नागरिकता दी जाएगी, कि क्योंकि वहाँ पर उनका उत्पीड़न होता है।
तो आप इसमें देखिए, इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, पर इसमें कहीं पर भी मुसलमानों की बात नहीं की गई है। जबकि हम एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक होने के या देश होने का दावा करते हैं, और हो सकता है कि वहाँ पर भी मुस्लिम उत्पीड़ित हों, तो ये शायद बात लोगों को हजम नहीं हुई। इससे क्या हुआ, इन्होंने ये इसमें टारगेट रखा था कि इन समुदाय के जो भी लोग हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2014 तक अपने अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के कारण अगर भारत में आए हैं, तो उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो 2014 तक यहाँ पे आए हैं। इसमें सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर और सभी समुदाय को शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा इसमें प्रावधान ये भी किया गया है, केंद्र सरकार कुछ आधारों पर ओसीआई यानी कि ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया के पंजीकरण को रद्द कर सकती है। इसमें ये बात कही गई थी। इसमें अपवाद क्या था, आपको पता होना चाहिए, संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्य शामिल हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। ये जो सीए था, इनके आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। अगर संविधान की छठी अनुसूची में आप याद करना चाहते हैं 4 राज्यों का नाम, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है AMTM, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। साथ ही साथ ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के 1873 के तहत जितने भी अनुसूचित इनर लिमिट या ऐसे राज्य जिन पर इनर लिमिट परमिट लेना होता है, उनको इस अधिकार के दायरे में रखा गया था। आपको बता दें, इनर लाइन परमिट सिस्टम वहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, मतलब इन राज्यों के अंदर अगर कोई दूसरे राज्य का इंसान आता है तो उसको परमिट लेनी पड़ती है यहाँ पर, कितना टाइम तक रहेगा। तो आप याद रखिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो बिल्कुल पूर्व में है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। अगर आपसे इफेक्ट आ जाए कि इन 4 राज्यों में से किसमें इनर लाइन परमिट नहीं लेना पड़ता है, तो आप याद रखिएगा मणिपुर ऐसा राज्य है, वहाँ पर इनर लाइन परमिट के यहाँ पे अभी भी कोई तरीका नहीं है किया गया। यहाँ पे कोई भी देश आराम से नागरिक जा सकते हैं। शायद आदिवासी बहुल इलाका यहाँ पे कम है, इसलिए आप देखिए इनर लाइन परमिट आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में लेना पड़ता है। अगर देखें कि कानून की वजह से इसमें कौन से मुद्दे आए हैं, तो अगर देखें संविधान के मूल सिद्धांत का ये उल्लंघन करता है, क्योंकि अवैध प्रवासियों को धर्म के आधार पर यहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाता है, जबकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, तो धर्म की हम बात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जब ये बाहर से लोग आएंगे, तो हमारी जो ऑलरेडी जो डेमोग्राफी है उसमें कुछ खतरा हो सकते हैं, उसमें ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। समुदायों जो अधिक अल्पसंख्यक, जो अगर मुस्लिम समुदाय कुछ हैं, तो वो और अल्पसंख्यक चले जाएंगे, उसमें एक खतरा माना जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि ये धर्म के आधार पर नागरिकता को योग्य बनाता है, तो ये भी हमें एक ऐसे राज्य की ओर धकेलता है जहाँ पर हम धर्म के आधार पर किसी को तुलना करते हैं, जबकि हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। इसके अलावा समानता का अधिकार हमें अनुच्छेद 14 गारंटी देता है, उसका उल्लंघन करता है। साथ ही साथ ये क्षेत्र में अवैध अप्रवासियों की नागरिकता को प्राकृतिक बनाने का प्रयास करता है, जिससे जो अवैध रूप से लोग ले रहे हैं वो यहाँ के क्या हो जाएंगे, सिटीजन हो जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं देश को घाटा होगा, हमारे रिसोर्सेज पे खतरा उत्पन्न होगा। इसके अलावा ये आपको तय दिया ओसीज पंजीकरण रद्द करने की अनुमति भी दे देता है। अगर इसके विस्तृत आधार है, जिससे छोटे अपराधों सहित कई उल्लंघन इसमें शामिल हो सकते हैं, तो ये सारी इसमें संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, इसलिए इसका कुछ लोग इसको विरोध कर रहे हैं, कुछ इसको सही मान रहे हैं। अब भविष्य बताएगा इसमें क्या सही है क्या गलत है। आइए बात करते हैं ईरान परमाणु समझौते के बारे में, क्योंकि अमेरिका और जर्मनी ने भी ईरान पे दबाव बनाया है कि जल्द वो इस पर बातचीत करने के लिए लौटे हैं। अगर आपसे कहीं पर क्वेश्चन आता है भारत के हितों, भारत के प्रवासी और विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और उनके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, तो अगर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और उनके राजनीतिक प्रभाव भारत पे क्या पड़ेंगे, विश्व पे क्या पड़ेंगे, उनसे कोई टॉपिक आता है तो ईरान परमाणु समझौता इस पे आएगा। अगर इस पे 1 नंबर क्वेश्चन क्या आएंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये क्या है, अमेरिका यहाँ पे देखिए और ईरान का झंडा है, उस पर डील की बात की जा रही है। तो इसमें हुआ क्या है, संयुक्त राष्ट्र की जो परमाणु निगरानी संस्था है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसने कहा है कि ईरान ने समझौते के उल्लंघन में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार को बढ़ाना जारी रखा हुआ है। क्योंकि इस समझौते बाद ये बोला गया था कि ईरान है वो अपने जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसके भंडार को नहीं बढ़ाएगा, वहीं स्थगित करेगा, लेकिन उन्होंने बढ़ाना जारी रखा है। अगर IAEA अर्थात इंटरनेशनल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एजेंसी ने यह भी कहा है कि इसकी सत्यापना और निगरानी गतिविधियों को गंभीर रूप से कमजोर किया गया है, जिससे क्या वो समझौता बाध्य हो, मतलब इसमें जो बातें की गई हैं वो कहीं तरीके सही नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने ये बात कही है। अगर इसकी बैकग्राउंड देखें तो 6 पक्षों द्वारा 2015 में ईरान परमाणु समझौते के अंतिम दौर की बातचीत जून में समाप्त हो गई और उनकी बहाली के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई थी, जिससे वो इन चीज़ों को जो परमाणु रिएक्टर थे उनको ये आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन समझौते की अगर बात की जाए तो ईरान परमाणु समझौते को संयुक्त व्यापक कार्य योजना, ज्वाइंट जो इसमें योजना थी उसके रूप में इसको जाना जाता है, JCPOA के बारे में जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल, क्वेश्चन आ सकता है ईरान परमाणु समझौते में। इसमें ईरान प्लस इसमें P5 देश और एक अन्य है, तो यानी कि इसमें बात की जाए इसमें कौन कौन है, इसमें चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, जो P5 देश हैं, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त अमेरिका है
और यूरोपीय संघ है इसमें शामिल P5+1 में, साथ ही साथ इसमें ईरान, यानी 7 लोग शामिल हैं। P5 देश हैं चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्लस में यूरोपीय संघ है और ईरान है। इनके बीच में 2013 से 2015 के बीच में बातचीतें हुई थी, जिनका परिणाम था ये ईरान परमाणु समझौता। अगर देखें इन देशों के बारे में तो ये देखिए आप यहाँ पे ये जो देश हैं इसमें ये पूरे शामिल थे ईरानी परमाणु समझौते के बारे में, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, बाकी यहाँ पे यूएसए, कनाडा, ये शामिल थे इसमें। इस सौदे तक हुआ क्या था, आपको पता है ईरान की राजधानी है तेहरान। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ईरान की राजधानी आपको है तेहरान। यहाँ पर परमाणु हथियारों के जो सभी प्रमुख घटकों में सेंट्रीफ्यूज, समृद्ध यूरेनियम और भारी पानी के अपने भंडार में उल्लेखनीय रूप से कटौती पर यह सहमत हो गया था कि कटौती कर देगा। तो अब आखिर अब चिंता हुई क्या है, क्योंकि ट्रंप ने 2018 में क्या किया, जो ट्रंप हमारे राष्ट्रपति थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने क्या किया था, 2018 में अमेरिका को समझौते से बाहर कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, इसका वैसे इसका महत्व कम हुआ था। इसके अलावा जब चौधरी नहीं रहेंगे तो वहां पर कौन सा पंचायत करेगा। उन्होंने प्रतिबंध और अन्य कठिन कार्रवाइयों को लागू करके अधिकतम दबाव अभियान को यहाँ विकल्प को चुना, उन्हें दबाव बनाया था। इसके अलावा ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज के निर्माण को तेज करने के जवाब दिया। जब उन्होंने बोला आप इसको कम करिए, तो उन्होंने जो चीजें कम करने की बात की उन्होंने और बढ़ा दी ईरान ने। जबकि इस बात पर जोर दिया गया था कि परमाणु विकास नागरिक के लिए था, ना कि सैन्य उद्देश्यों के लिए। तो उनसे बोला गया था आप सिविल में उद्देश्यों के लिए आप अगर लाइट एनर्जी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें यूज करिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको सैन्य उद्देश्यों के लिए इसमें ईरान ने इसको मोड़ दिया। जिससे क्या हुआ, जनवरी 2020 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स कमांडर जो थे जनरल कासिम सुलेमान, आपको पता होगा कि इनकी ड्रोन के हमले के बाद इनकी हत्या कर दी गई थी, इनको आत्मघाती हमला किया गया था इनके ऊपर एक हवाई पट्टी के पास। इससे क्या हुआ, ईरान ने घोषणा की थी कि भाई अब ईरानी परमाणु समझौता अर्थात JCPOA के प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगा, क्योंकि उनके जो मेन कमांडर थे कासिम सुलेमान, उनकी हत्या कर दी गई जिसमें। तो JCPOA के बारे का पतन ईरान को उत्तर कोरिया की तरह परमाणु जोखिम की ओर ले जा सकता है, क्योंकि आपको पता है उत्तर कोरिया भी कोई भी उसमें जवाब देता नहीं लगता है, वो बस अपनी जो से मनमानी वो करेगा। तो ऐसा लगता है ईरान भी उस रास्ते में जा सकता है, जिनसे क्या होगा, इस क्षेत्र की और उसके बाहर प्रमुख जो भू राजनीतिक अस्थिरता है वो पैदा हो सकती है, पूरे विश्व की राजनीति अस्थिर हो सकती है। अगर भारत में सौदे के महत्व की बात की जाए तो अगर प्रतिबंधों को अगर हट गया ईरान के ऊपर, तो इससे क्या होगा, चाबहार बंदरगाह और बंदर अब्बास बंदरगाह है, इसके अलावा जो क्षेत्रीय संपर्क के लिए अन्य योजनाएं हैं वो उसमें भारत को पुनर्जीवित करने में मौका मिल सकता है। तो अगर चाबहार बंदरगाह की बात की जाए तो ये मुंबई है, तो ये ईरान है। तो आपको पता है ईरान में हमने चाबहार पोर्ट को इसमें डेवलप किया है। इसके अलावा क्योंकि ग्वादर यहाँ पे चाइना बनाया है पाकिस्तान में, उसका ही जवाब था चाबहार बंदरगाह। अगर इसके अलावा हम बात की जाए बंदर अब्बास की, वो ईरान के देखिए इस तट पे हमसे 1650 किलोमीटर दूरी पे है। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु हमने इस पे यहाँ चलाया था, हर काम देश के नाम के तहत। इसमें हम INS सह्याद्री इसमें चलाया था, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इससे होगा क्या, भारत जो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह चीन में उपस्थिति को बेहतर करने में इसमें मदद मिलेगी, किसके द्वारा, चाबहार पोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों की अगर बहाली होती है, बातचीत बढ़ती है, तो इसमें क्या होगा, भारत को सस्ते ईरानी तेल की खरीद और ऊर्जा सुरक्षा में सहायता करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अभी चौधरी ने बोल रखा है कि इनसे कोई डील नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हम भी प्रभावित हैं। तो हो सकता है जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो कम है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट आज बात करते हैं जो किसानों के लिए, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार ने घोषणा कर दी है। अगर टॉपिक का लिंक देखें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी या न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित जब भी मुद्दे आएंगे MSP की बात की जाएगी। तो अगर MSP की बात की जाए तो है क्या, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग एक है कमीशन, जिसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। उनकी अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार किसानों की फसल के लिए एक मूल्य निर्धारित करती है कि उसको कितना मूल्य मिलना चाहिए, वो होता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें कुल 26 फसलें की जाती हैं, जिसमें मेन है चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, 7 अनाज है, इसमें 5 दलहन है, 8 तिलहन है, बाकी अन्य फसलें इसमें शामिल है। MSP की अगर बात की जाए तो मैंने बता दिया क्या दर होती है। इस पर क्या होता है, सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। वर्तमान में खरीफ और रबी दोनों के लिए MSP लागू की जाती है, और इसमें 23 फसलों को MSP तय की जाती है। अब बढ़ाकर इसको 26 कर दिया गया है। इसकी अगर गणना देखें कैसे की जाती है, इसको थोड़ा समझना होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से फसलें खरीदती है और किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना गणना कर आधारित करती है। मतलब अगर आपने 100 रुपये लागत लगाई टोटल उत्पादन करने में, तो सरकार ऐसा कोशिश करती है आपको 150 रुपये मिले, लगभग आपको 1.5 गुना से मिले। 2018 या 19 के केंद्रीय बजट में ये घोषणा की गई थी MSP की उत्पादन लागत का 1.5 स्तर पर रखा जाएगा। तो ये बात तो 2018-19 के केंद्रीय बजट में आ चुकी थी। अगर हम देखें MSP को कौन लागू करता है, मैंने पहला बता दिया है, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी सिफारिश पर इसको वर्ष में 2 बार तय किया जाता है, एक बार रबी की फसलों पर, एक बार खरीफ की फसलों पर। एक वैधानिक निकाय है कृषि लागत और मूल्य आयोग, और खरीफ और रबी मौसमों के लिए कीमत की सिफारिश करने वाली अलग अलग रिपोर्टें भी ये प्रस्तुत करता है।
अगर देखें कि एमएसपी तय करने के लिए कौन-कौन सी उत्पादन लागत ली जाती है, अगर जोड़ा जाए क्या-क्या उत्पादन लागत में शामिल किया जाएगा। तो इसमें सिफ़ारिश करते समय इसमें A2 प्लस एफएल और C2 दोनों लागतों का विचार किया जाता है। तो आप सोचेंगे A2 एफएल प्लस C2 क्या है, अगर डिटेल में देखें तो A2 लागत में किसानों द्वारा जो बीज डाले जाते हैं, उर्वरक डाले जाते हैं, रसायन डाले जाते हैं, किराए के जो उन्होंने श्रमिक की लेबर लगाई, वहाँ पर उन्होंने कितनी ईंधन लगाया यानी डीज़ल वगैरह लगाया या आपने लाइट्स पानी उसमें सिंचाई की, आपने जुताई की, इस पर क्या होता है सभी का भुगतान के खर्च को इसमें कवर कर लिया जाता है। इसमें नकद और वस्तुओं दोनों को शामिल किया जाता है, यानी नकद के रूप में आपने कितना रुपया लगा दिया प्लस में कितनी वस्तुएं लगाई। अगर A2 प्लस एफएल की बात की जाए, इसमें जितनी वास्तविक भुगतान लागत हुई है वो प्लस इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी लगे होते हैं जैसे आप हो, आप भी उसमें लगे हो तो आपने उसमें उसमें कोई रुपया तो आपको मिला नहीं, अगर मालिक हो आप या आपके लोग लगे हुए हैं तो उसका जो भी नॉन पेएबल पारिश्रमिक पारिवारिक जो श्रम लगाया, आपकी जो फैमिली ने उसमें श्रम लगाया है, उसको इसमें शामिल कर लिया जाता है। यानी कि A2 में सारी लागतें होती हैं नकद और वस्तु की, एफएल में जो फैमिली की लेबर होती है वो इसमें शामिल किया जाता है। अगर C2 लागत की बात की जाए तो ये A2 प्लस एफएल के शीर्ष क्रम में स्वामित्व वाली भूमि और अचल भूमिगत संपत्तियों को छोड़े गए किराए और ब्याज के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि जिसमें क्या किराया लिया गया है, भूमि पर क्या उसमें रेंट होगा, उसको इसमें शामिल किया जाता है। यानी रेंट प्लस आपने किस उसमें रुपया लगाया है, प्लस आपने कौन सी वस्तुएं डाली हैं उनका रुपया, प्लस आपने परिवार ने कितनी उसमें मेहनत की है, इन सबको जोड़ा जाता है और उनकी जो टोटल लागत आती है उसका 1.5 गुना देने की कोशिश की जाती है एमएसपी में। अगर हम देखें एमएसपी की सीमाएं क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है वहाँ पे क्या है कि गेहूँ और चावल की तो एमएसपी सही ठीक-ठाक मिल जाती है। इसके अलावा जो भी अन्य फसलों की खरीद होती है, उसके लिए सरकारी मशीनरी की कमी है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसमें पीडीएस के तहत सक्रिय रूप से इसमें जो खरीदता है, वो उसको सही से खरीदारी नहीं कर पाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। चूँकि आपको पता होना चाहिए राज्य सरकारें अंतिम मील अनाज की खरीद करती हैं। ऐसे राज्यों में के किसान जहाँ सरकारें पूरी तरह से अनाज की खरीद की जाती है, वहाँ तो उन्हें अधिक लाभ मिलता है, जबकि जहाँ पे कम खरीद वाले राज्य होते हैं, वहाँ पे किसान अक्सर प्रभावित रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अभी जो कृषि के लिए कानून बनाए गए हैं, उसमें केवल हरियाणा, पंजाब के किसान ज़्यादातर इसलिए वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि उनको सीधा-सीधा एमएसपी पे उनकी फसलें खरीदी जा रही हैं। वहाँ खरीदारी अच्छी होती है, तो उन्हें लगता है कि शायद इससे एमएसपी अगर निश्चित नहीं होगी, तो कहीं न कहीं उनका क्या होगा, उनकी जो फसलें होंगी, उनका उत्पादन उन्हें लागत लगाने की आवश्यकता, सस्ते बिकें तो उन्हें घाटा होगा। जबकि यूपी है, बिहार है, अन्य जो मध्य प्रदेश, राजस्थान है, वहाँ पर एमएसपी इतनी खरीदी नहीं होती है, तो वहाँ के किसानों को ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एमएसपी आधारित जो खरीद प्रणाली है, इसमें जो बिचौलिए होते हैं, एजेंट होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं या एपीएमसी अधिकारी होते हैं, अर्थात एग्रो प्रोड्यूस मार्केट जो कमेटी होती हैं, वो इन पर निर्भर होती है, जिससे छोटे किसानों को प्राप्त लाभ जो होते हैं उनको भी खरीदारी कमी आ जाती है, तो ज़्यादा इसमें कमियाँ देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। आइए बात करते हैं कि झारखंड हाउस ने एक स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो स्थानीय लोगों को जो अगर 100 जॉब निकलेंगे तो 75 वो अपने स्थानीय लोगों को देगा, जिसमें क्या हुआ फिर एक मुद्दा बन जाता है कि आप अपना राज्य अगर सब देखेंगे तो देश को कौन देखेगा। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये रोजगार से संबंधित जितने मुद्दे हैं उनसे ये टॉपिक लिंक होता है। तो यहाँ पर ये इनके मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने इसकी आरक्षण के लिए लागू की है। इसमें परिभाषा इसमें इन्होंने किस किन क्षेत्रों को शामिल किया, इन्होंने जितनी बिल दुकानें हैं, एस्टेब्लिशमेंट प्रतिष्ठान है, माइनिंग क्षेत्र हैं, उद्योग कंपनियां हैं, समाज हैं, जितने सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, सीमित देता भागीदार वाली फर्में हैं, ऐसे रोजगार देने वाले व्यक्ति या कंपनियां जो 10 से 10 अधिक लोगों को रोजगार देते हैं या इनको निजी क्षेत्र और इकाई के रूप में इनको माना जाएगा। इसके अलावा ऐसे सरकार द्वारा समय-समय पर भी और इसमें सूचित किया जाएगा, इसमें इंडिकेट किया जाएगा किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा। अगर इस विधेयक की प्रमुख बातें देखें, इसमें क्या होगा, जो भी नियोक्ता हैं उनको एक निर्दिष्ट पोर्टल पर कर्मचारियों को रजिस्टर करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ वो सकल मासिक वेतन या वेतन अगर 40 रुपए से जो अधिक नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाएगा। इस बिल के 3 महीने जब बिल बनेगा, उसके 3 महीने के भीतर ये लागू हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को तब तक नियोजित नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें नाम जो भी नॉमिनेटेड जो पोर्टल है वहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर दिया है। अगर कोई भी वहाँ का स्थानीय उम्मीदवार है, उसने जो भी निर्धारित पोर्टल किया जाएगा उसमें अपना रजिस्ट्रेशन किए बिना अगर 75% लाभ प्राप्त करने की अगर उम्मीद करता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप क्या करिए, जो भी काम करने वाले आ रहे हैं उनको रजिस्टर करिए, फिर उनको ये लाभ मिलेगा। और उनको किया जाएगा, उनको 40,000 रुपये तक के वेतन की, इसमें जो उससे कम लोग हैं जिनको 40,000 रुपये से कम वेतन मिलता है, उन ऐसी जगह पर उन्हें 75% आरक्षण दिया जाएगा। इसमें मुद्दे क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 16 क्या है, आपको कार्य आप समानता का अधिकार में आपको देता है कि आपको जहाँ भी कार्य कर सकेंगे वहाँ पर समानता मिलेगी, हर जगह पे कार्य में सबको मिलेगा, कोई राज्य उसमें भेदभाव नहीं करेगा, तो इसका उल्लंघन करता है। इसके अलावा क्योंकि आपको पता है हम इतने बड़े डाइवर्सिफाइड देश हैं, वहाँ पर एकता की विविधता में हम एकता की नीति को रखते हैं, लेकिन अगर ये क्षेत्र अगर ये नीति लागू हुई
तो यहाँ पे क्या होगा, स्थानीय बनाम गैर स्थानीय लोगों की स्थिति पैदा हो जाएगी और उससे हो सकता है देश में जो एकीकरण है, भाईचारा है, वो खतरा पैदा हो जाए, वहाँ पर बिखरने की स्थिति हो जाए। इसके अलावा जब ऐसी स्थिति देखी जाएगी तो यहाँ पे जो इन्वेस्ट करने वाले, पूंजी इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको हतोत्साहित ये करेगा, क्योंकि हो सकता है कि लोकल लेबर है तो इतनी स्किल्ड नहीं है, बाहर वाली ज़्यादा स्किल्ड है, आप उनको लोकल को 75% लगाएंगे तो लोग निवेश नहीं करेंगे, ऐसे राज्य लोग करेंगे। इससे क्या होगा, व्यवसायिक स्वतंत्रता भी प्रभावित होगी, तो लोग उस राज्य में जाकर अपना अपना व्यवसाय करने के लिए हानि करेंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हें वहाँ पे दिक्कतें आएँ, क्योंकि वहाँ पे उन्हें चाहिए कि लेबर अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छे कानून हो, अगर वहाँ पर स्थानीय लोग ही रहेंगे तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कंपटीशन की भावना है उसको भी खिलाफ होगी, लोग कंपटीशन नहीं करना चाहेंगे, उन्हें पता है कि हमें 75% लोग मिलने ही मिलने, तो हम क्यों अच्छा कार्य करें। आइए देखते हैं आज का आखिरी टॉपिक, असम सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का अनावरण कर दिया गया है। और टॉपिक का लिंक देखें तो ये ऊर्जा के इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक है। आपको पता होना चाहिए इस टाइम पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तरफ मूव करना पड़ेगा, और ये शायद भविष्य की एनर्जी भी है, इसलिए ये बात कही गई है। अगर इस नीति की प्रमुख विशेषताएं देखें तो क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, जो खरीदार हैं उनको, जो हम लोग चीज़ें खरीद रहे हैं उनको शायद इस तरह प्रोत्साहित करें, उनको ऐसा कि अगले 5 वर्षों के भीतर वहाँ पर कम से कम 2 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन वहाँ पर पेश आ जाएं, असम में लोग खरीद लें। इनमें क्या होगा, जो जितने भी सभी सरकारी वाहन और सार्वजनिक बसें हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको सबको जितने सार्वजनिक वाहन हैं उनको वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में। साथ ही साथ अगले 5 वर्षों के भीतर वहाँ पर 2 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तैनात करना इसमें शामिल है। लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। असम सरकार ने ये पॉलिसी लाई है कि अगर 2 व्हीलर हैं उनको 20,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, 3 व्हीलर उनको 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, और अगर 4 व्हीलर है तो उनको 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी उनको मिलेगी। तो शायद सीधा है वो मोटिवेट होंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीदने के लिए। इसके अलावा राज्य भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की भी इसमें लगाए जाएंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग पॉइंट भी लगाने पड़ेंगे, जैसे हमने पेट्रोल पॉइंट लगा रखे हैं जहाँ पे आपको पेट्रोल मिलती है। ऐसे स्टेशन, जब चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे उससे क्या होगा, जो उद्यमियों को पहले 5 वर्ष के लिए जो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे उनको अपने बिजली बिलों में 90% तक की छूट कही गई है, यानी कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कैसे भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी यहाँ पर असम में लागू हो जाए। अगर भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत के सारा पहलों को देखा जाए तो सरकार का लक्ष्य नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के तहत 2020 तक 6 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हाइब्रिड वाहनों को सड़कों पर इसमें कल्पना की गई थी। 6 मिलियन था, 60 लाख उन्होंने सोचा था कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन रोडों पे आ जाएं। भारत में विद्युत गतिशीलता में सुधार करने के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का तेजी से अपनाया जा रहा है और उनका मैन्युफैक्चरिंग भी किया जा रहा है, और इसके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई गई है, फेम इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फेम इंडिया किससे लिंक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से लिंक ये योजना है केंद्र सरकार की। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी में लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विकास को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलने वाला है, इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में तो आपको फायदा मिले। अगर इस चीज़ को करें तो असम काफ़ी अच्छा आपको मौका भी दे रहा है। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा किया जा रहा ये प्रयोग अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आप इसमें कुछ चेंजमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा अध्याय में। थैंक यू।